शुक्रिया। मैं अपनी बातचीत करने के पहले दो तीन चीज़ें मतलब एकदम आपके दिमाग में, मुझे पंजाबी समझ आती है पर पंजाबी में अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ। गांव पंजाब के जाऊंगा तो वहाँ उनके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन जो एकेडमिक पंजाबी है वो नहीं आती। तो मैं अपनी एक तरह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि शायद पंजाबी बोल पाता तो और बेहतर बातचीत होती, लेकिन पंजाबी की मौसी नहीं, पंजाबी के साथ साथ चलने वाली मैं अपनी बातचीत हिंदुस्तानी में रखने की कोशिश करूँगा। हिंदुस्तानी और हिंदी में अंतर है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो हिंदुस्तानी में फ़िलॉसफ़ी की बातचीत करना थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा पंजाबी के बनस्पत आसान भी है मेरे लिए। दूसरी बात, ये वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में जैसे कि टीचर लगातार बोलता है और या जिसको भी आपने बुलाया है उसको लगातार बोलने से रोकिए, तभी ये वर्कशॉप में तब्दील हो पाएगा। मुझे रोकिएगा जहाँ पे आपको लगे कि आपको बात समझ में नहीं आ रही है, तभी हम वाकई इसको एक सफल वर्कशॉप की तरफ या कार्यशाला की तरफ ले जाने का प्रयास समझेंगे। ये तो मेरे दो वक्तव्य हो गए इसके पहले वाले। अब सवाल ये है कि मैंने सोनी जी के साथ बातचीत में कहा था कि मुझे जो अपनी बातचीत करनी है वो तीन मुद्दों के आसपास करनी है, कि फिलॉसफी में जो रिसर्च होता है और फिलॉसफी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिश्ता है और उस रिश्ते में किस तरह की आवाजाही है। आवाजाही समझते हैं ना, उधर से चीज़ें इधर आती हैं, इधर की चीज़ें उधर जाती हैं, और उस प्रोसेस में फिलॉसफी कितना इम्पॉर्टेंट है एक रिसर्च मेथड की तरह, और फिलॉसफी का क्या प्रभाव रहा है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे मैं निश्चित रूप से तीन सब्जेक्ट्स को आपके जहन में रखना चाहता हूँ शुरुआत में। उन तीन सब्जेक्ट्स को आप रख लीजिए कि फिलॉसफी का लेना देना रहा है विज्ञान के साथ, या विज्ञान के द्वारा जो भी ज्ञान गढ़ा जाता है, कहा जाता है कि पहले वो फिलॉसफी के ख्यालों में आता है, स्पेकुलेशन में आता है, उनकी छोटी छोटी तकरीरों में आता है, और फिर वो कभी 1700 साल लेता है, कभी 1800 साल लेता है, उसके बाद वो विज्ञान की आज की कसौटियों में कसा जाता है, जिसको हम कह देते हैं वैज्ञानिक ज्ञान। तो विज्ञान का फिलॉसफी के ज्ञान के साथ क्या रिश्ता है, पहला सवाल मेरा ये है। उसी कड़ी में दूसरा सवाल मैं जो आपके सामने पहले से ही रखना चाहता हूं कि हम सब जब राजेश जी के पर्चे का हवाला मैं बार बार दूंगा क्योंकि इसके पहले वही मुझे अवेलेबल है अभी रेडीमेड रेफरेंस की तरह। डिसेबिलिटी स्टडीज को आपके सामने रखा कि डिसेबिलिटी स्टडीज में जो रिसर्च होता है वो किस तरह का रिसर्च होता है, लिटरेचर के आईने से उन्होंने समझाया। पर जब लिटरेचर का आईना कह रहे थे तो लिटरेचर कभी समाज से तो कटा होता नहीं है, सोशियोलॉजी भी उसमें होती है। तो दूसरा मेरा जो सवाल है कि फिलॉसफी का विज्ञान के साथ तो रिश्ता समझेंगे हम, सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या रिश्ता है, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, है ना। तो सोशल साइंस का रिश्ता या फिलॉसफी के साथ क्या है, और फिलॉसफी और सोशल साइंस हमारे लिटरेचर को किस हद तक प्रभावित करते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि लिटरेचर से वो सोशल साइंस करने की विधाओं को ढूंढ रहे हैं आजकल, कि सोशल साइंस इज नॉट पुरानी कैटेगरीज में कसौटियों में नहीं बंधा हुआ है, उसको थोड़ा खुल के आना चाहिए। तो आज काफी लोग आपने देखा होगा कि वो नरेटिव्स, जिनको कह सकते हैं वृत्तांत, इकट्ठा करते हैं और उन कहानियों के माध्यम से सोशल साइंस करने की प्रथा जारी हुई। तो अब मैं कहूं कि मैं तीन सब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिश्ता है। लिटरेचर को मैं कहूंगा बार बार ह्यूमैनिटीज, केवल लिटरेचर नहीं कहूंगा, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, जिसमें बहुत से थिएटर भी आएगा, परफॉर्मेटिव आर्ट्स भी आएगा, बहुत से तरह की विधाएं हैं कि मानविकी का ह्यूमैनिटीज के साथ सोशल साइंस के साथ क्या रिश्ता है, और फिलॉसफी का विज्ञान सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के साथ क्या रिश्ता है। अब पहले सवाल पे आते हैं और उसकी पड़ताल देखते हैं, जांच देखते हैं, परख करते हैं और रिसर्च में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला सवाल कि विज्ञान क्या है। निश्चित रूप से हम सब मानते हैं कि विज्ञान वो ज्ञान है जिसको हम दिखा सके, जिसको हम आपके सामने किसी न किसी तर्क के माध्यम से स्थापित कर सके, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। अब गणेश जी गटागट दूध पी रहे हैं आज से 26 साल पहले 25 सितंबर को 1995 में,
ये विज्ञान नहीं है। पर विज्ञान के लोगों की रुचि है कि गणेश जी दूध पी नहीं सकते हैं, वो कुछ और मसला है। लेकिन गणेश जी दूध पी रहे हैं, शंकर भगवान से दूध से नहलाया जाता है, ये हमारे बिलीफ्स हैं, इज़न्ट दैट? तो विज्ञान जो है निश्चित रूप से वो लेबोरेटरीज में गठित नहीं होता है। विज्ञान, दर्शन और विज्ञान के बीच में इतना गहरा रिश्ता है कि वो ऐसे तर्कों को हमारे सामने लेके आता है। अब निश्चित रूप से आप कहेंगे कि मान्यताओं का भी समाजशास्त्र होता है। हम जिस समाज में होते हैं उन मान्यताओं का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव होता है कि शायद उन मान्यताओं के ऊपर कोई अगर कोई सवाल करे तो उसको हम तुरंत किसी न किसी ब्लास्फेमी में मान लेते हैं ना। तो इसका मतलब ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का बहुत ही गहरा रिश्ता है। उस गहरे रिश्ते की पड़ताल अगर आप देखें तो 3 पड़ाव में होती है, जिसको बहुत छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से मैं आपके सामने बात रखूंगा। जिस सब्जेक्ट से मैं आता हूं उसमें 3 पड़ावों को कहा जाता है। एक को ग्रीक फिलॉसफी, एक को कहा जाता है मॉडर्न फिलॉसफी, एक को कहा जाता है पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मैं नहीं फंसना चाहता हूं, कंटेम्पोररी फिलॉसफी। अगर इन तीनों पड़ावों में देखें तो जो जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनके अंदर सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी क्या थी, ये संसार जिसमें हम हैं वो कैसे बना है। निश्चित रूप से काफी लोगों का मानना था कि वो किसी एक चीज से बना है, कुछ लोगों का मानना है कि वो 2 चीजों से बना है। तो एक तरह से चाहे वो मोनिज्म की धारणा हो, चाहे वो ड्यूअलिज्म की धारणा हो, माइंड बॉडी की धारणा हो, वो आती ग्रीक फिलॉसफी से। लेकिन ग्रीक फिलॉसफी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि जिसके बेसिस पे वो सिद्धांत के रूप में दिखा सकें, लेकिन गणित के रूप में वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, विज्ञान, फिजिक्स के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तभी तो अगर इन दोनों तकरीरों को हम अपने जहन में रखें या बातचीत को अपने जहन में रखें तो पहले क्या था, ज्ञान जो है ना, जिसके पास ज्ञान होगा, असल में ज्ञान होगा, वो क्या होगा, बहुत ही वर्चुअस होगा, विनम्र होगा, वो एक फलदार वृक्ष की तरह अपने ज्ञान को बांटेगा। तो ज्ञान जो है इंडिविजुअल नहीं है, एक कलेक्टिव है और वो किसी न किसी तरह से मूल्यों का निर्माण करेगा। ऐसी बातें आपको ग्रीक फिलॉसफी में देखने को मिलती है। लेकिन वो जैसे ग्रीक फिलॉसफी से आप एकदम बड़ी छलांग लगाते हो और मॉडर्न फिलॉसफी में आते हो तो एक सज्जन हैं जिनका नाम है रेने डेकार्ट। सुना है आप लोगों ने? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं हूं इसलिए सोचता हूं या मैं सोचता हूं इसलिए हूं। क्या कहते हैं? मैं सोचता हूं इसलिए हूं। तो कहने का मतलब जो सोचने का काम है, थिंकिंग कहां होती है? थिंकिंग दिमाग में होती है, शरीर में होती है, थिंकिंग दोनों के मिलान पे होती है। थिंकिंग कैसे होती है? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे जो थोड़े डिफरेंटली एबल पीपल हैं, जैसे कोई बच्चा कॉग्निटिव प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो नहीं सोचेगा, है ना, मेंटली रिटार्डेड कोट एंड कोट, और या जो कोमा में है वो तो नहीं सोचेगा। तो क्या उनको हम किस कैटेगरी में डालें, कौन सी कैटेगरी में डालें? क्योंकि वो तो नहीं सोचते हैं आपके दृष्टि से। तो एक तरह से जो विज्ञान को फिर और दर्शन को मैं जोड़ना चाहता हूं, तो जब हम कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो आप देखेंगे कि 99% लोग तो नहीं सोचते हैं, वो किसी का सोचा हुआ रिप्रोड्यूस करते हैं। मानते हैं ना, किसी का सोचा हुआ रिप्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए ग्रीक फिलॉसफी से लेकर के 17वीं शताब्दी का जो दार्शनिक है डेकार्ट, उस तक किसी औरत फिलोसोफर का नाम नहीं आता है? किसी ने पढ़ा हो तो बताएं। अभी शुरू हो गया 10-15 साल से कि वो ग्रीक टाइम में भी वुमेन फिलोसफी। इसका मतलब जो हमारा रीजन है, जो हमारा तर्क है, क्या वो मेल है? सोचिएगा इसके बारे में। क्या वो पुरुष है? पुरुष प्रधान तर्क है जिसमें औरतें लगातार गैर हाजिर है। और वो कैसी थिंकिंग है जो कहता है, डेकार्ट कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब बहुत से लोग जो नहीं सोचते हैं, जो दूसरे का सोचा हुआ सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं? कविता जैसे हो गया राजेश जी, थोड़ा सा लिटरेचर जैसा हो, जो दूसरे का सोचा हुआ लगातार सोचते हुए रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या हम उसे सोचना कह सकते हैं? तो कहने का मतलब सोचता कौन है? अगर मेरे होने का मेरे सोचने से रिश्ता है, तो
अब यहाँ पे मैं दूसरी छलांग लगाऊंगा, एक प्रोफेसर को इन्वोक करूंगा, गोपाल गुरु को। वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग माने जाते हैं, कम से कम जो भारतीय एकेडमिया का मतलब जो हमारा एकेडमिक डिस्कोर्स है उसका दृश्य आता है। अब वो अपनी किताब में, जो कि लगभग 15-20 साल पुराना आर्टिकल है, जो कि अभी भी उतनी ऊर्जा के साथ है, वो कहते हैं देयर आर थ्योरेटिकल पंडित्स एंड एम्पिरिकल शूद्राज। थ्योरेटिकल पंडित्स एंड एम्पिरिकल शूद्राज। कुछ लोग तो फिलॉसफी कर सकते हैं, कुछ लोग गणित भी कर सकते हैं, कुछ लोग फिजिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डेटा कलेक्शन ही कर सकते हैं। वो बहुत ही एम्पिरिकल स्टडीज को कर सकते हैं, उनके पास सोचने की कुवत नहीं है। तो दोस्तों, आप पाएंगे कि जहां भी सोचने का मसला आता है, चाहे वो भारतीय परंपरा रही हो, चाहे पश्चिम की परंपरा रही हो, ये एम्पिरिकल शूद्राज और थ्योरेटिकल पंडित्स में बटी हुई है। कहने का मतलब जो एक उसका मिजाज है, वो किसी न किसी तरह की दर्जाबंदी समझते हैं, हायरार्की में टिका हुआ है। और वो दर्जाबंदी इतनी जबरदस्त है कि फिलॉसफी वाला जब विज्ञान में जाता है तो एक तरह की दर्जाबंदी का शिकार होता है, जब विज्ञान वाला फिलॉसफी में आता है वो दूसरी तरह की दर्जाबंदी में का शिकार होता है। इसको थोड़ा और खोलते हैं ताकि केवल फिलॉसफी की बात ऐसा ना रह जाए कि केवल फिलॉसफर को ही समझ में आ रही, बाकियों को नहीं आ रही है, जो ज्यादातर फिलॉसफी के बारे में कहा जाता है। तो मैं इसको और खोलता हूं। जैसे ही आप 17वीं सदी में आते हैं, 17वीं सदी समझते हैं, 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी में हिंदुस्तान में क्या हो रहा होगा सोचिए। यूरोप की बात तो मैं कर रहा हूं, तो यूरोप के साथ हिंदुस्तान की सरजमी भी साथ साथ चलेगी। किसका टाइम है हमारे यहां? मुगल सल्तनत है ना, ये अकबर का टाइम है। लगभग किसका टाइम है? एनीबॉडी? अरे क्लैरिटी से बता दो थोड़ा, किधर टाइम होना? औरंगजेब दा, गुरु नानक का, कबीर का? चलिए, मैं बस थोड़ा आपको नींद से जगा रहा था। मकसद ये था कि अगर इस पूरे दौर को देखें तो हिंदुस्तान का जो एक पब्लिक है या हिंदुस्तान का जो रेनेसां है वो भक्ति मूवमेंट का है। और इस भक्ति मूवमेंट में सल्तनत किसकी है? मुसलमानों की। जिनके बारे में कहानियां कही जाती हैं वो तो बाहर से आए थे। और उस सल्तनत के दौर में हिंदुस्तान में जो एक फिलॉसफी हो रही थी, जो विज्ञान हो रहा था, जो समाजशास्त्र हो रहा था, उसका ताना बाना भी मैं आपके सामने खींचना चाहता हूं। उसका एक क्या दृश्य हमारे सामने दिखता है। तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि स्कूल हमारे किस तरह के थे। या तो मौलवी साहब पढ़ाते थे या तो पंडित जी पढ़ाते थे। और मौलवी साहब के पास मकतब जिसको बोलते हैं कौन जा पाते थे? पंडित जी की पाठशाला में कौन जाते थे? निश्चित रूप से समाज के सब लोग नहीं जाते थे। इसका मतलब जो शिक्षा दीक्षा का माहौल था वो निश्चित रूप से कुछ लोगों को अवेलेबल था। और कह सकते हैं कि वो उसकी जो डेटा हमारे पास आता है कई सोर्सेज से, मुश्किल से 7-8% लोग इन तबकों में पढ़ते थे या इन स्कूलों में जा पाते थे। तो वो विज्ञान किस तरह का कर रहे होंगे, वो फिलॉसफी किस तरह की कर रहे होंगे। निश्चित रूप से मैं यहाँ पे एक सेंटेंस को आगे खड़ा करके एक झंडी की तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे थ्योरेटिकल पंडित्स और एम्पिरिकल शूद्राज, जो हायरार्कीज थी वो ब्राह्मणिज्म के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। और हिंदुस्तान में जब ब्राह्मणिज्म मैं कह रहा हूँ तो ब्राह्मणिज्म केवल हिंदुओं में प्रैक्टिस नहीं होता है, वो तरह तरह की परंपराओं में प्रैक्टिस हो रहा है। तो एक तरह से फिलॉसफी किस तरह की फिलॉसफी है? वो एक तरह से हायरार्की की फिलॉसफी है, दर्जों को ज्यादातर रिप्रोड्यूस करने वाली फिलॉसफी है। अब वापस चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फिलॉसफी का विज्ञान के साथ, विज्ञान का मानविकी के साथ या लिटरेचर के साथ किस तरह का रिश्ता, इन तीनों रिश्तों की पड़ताल करेंगे। लेकिन जैसे हम 18वीं शताब्दी में आते हैं और 18वीं शताब्दी के फिलोसफर्स हमारे सामने, अगर 17वीं शताब्दी में डेकार्ट है जो कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो डेकार्ट को क्वेश्चन करने के लिए उसी समय एक बेकॉनियन फिलॉसफी है जो कहती है कि डेकार्ट जो है ना, जैसे पूरब का ब्राह्मणवाद है, इसी तरह से ये पश्चिम का ब्राह्मणवाद है, जो क्रिश्चियन की तरीके से सोचता है, जो थिंकिंग को प्रिविलेज कर रहा है, बॉडी को प्रिविलेज नहीं कर रहा है। एक्चुअली
हमारी जो पूरी संरचना है, हमारा पूरा दुनिया में होना है, वो शरीर और मन दोनों के साथ है, दिमाग दोनों के साथ है। तो कैसे वो केवल दिमाग को तवज्जो दे रहा है, बॉडी को तवज्जो नहीं दे रहा है। अब दुनिया में जो तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हाउ डू आई लुक? राजेश जी ने तीनों संरचनाओं को बताया है, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल। तीनों का बहुत गहरा रोल होता है जिससे हम बनते हैं इंसान। तो जो इंसान बनाया जा रहा था, इंसान होने की जो कुवत पैदा हो रही थी दुनिया में, वो एक तरह के दिमाग के द्वारा पैदा की जा रही थी। इसीलिए इस पूरी पहचान में, इस पूरे विमर्श में कौन लोग शामिल नहीं है? वर्किंग क्लास के लोग शामिल नहीं हैं, औरतें शामिल नहीं हैं, ट्राइबल शामिल नहीं हैं, डिसेबल्ड बॉडी तो छोड़ ही दीजिए, सेक्सुअल माइनॉरिटी शामिल नहीं है। तो किस तरह का रीजन गढ़ रहे हैं? ये विज्ञान किस तरह का रीजन गढ़ रहा है? तो डेकार्ट ऐसा नहीं है, एवरी फिलोसोफर हैज इक्वल एंड अपोजिट फिलोसोफर। ये हम न्यूटन से सीखते हैं। अगर डेकार्ट कुछ कह रहे थे तो डेकार्ट को काउंटर करने के लिए लॉर्ड बेकिन नाम के एक फिलोसोफर हैं जो कहते हैं दुनिया में 3 तरह की फिलोसफीज होती हैं और वो ट्राइबल लाइफ से सीखने की बात करती हैं। एक तो होते हैं मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं, एक होते हैं जो लगभग गार्डनर जैसे होते हैं कि आपको प्रोटेक्शन देते। एक गार्डनर क्या करता है? प्लांट करता है, प्लांट करने के बाद उसको प्रोटेक्शन देता है, बड़ा होता है तो उसको खुलने देता है। एक तीसरा होता है जो हमेशा फायदे या नुकसान के हिसाब से सोचते हैं। तो वो कह रहा है कि पूरे जो यूरोप की फिलॉसफी है, जो पूरे यूरोप का वैज्ञानिक ज्ञान है, वो एक फायदे की तरफ जा रहा है, एक नफा नुकसान की तरफ जा रहा है, ना कि इंसान को गढ़ने की बात कर रहा है। तो एक तरह से विज्ञान अब 18वीं शताब्दी में वो विज्ञान ग्रीक वाला विज्ञान नहीं रहा, डेकार्ट वाला विज्ञान नहीं रहा। जो भी विज्ञान में आप कहोगे उसको आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास लेबोरेटरीज आ गई हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यही वो टाइम है न्यूटन से दूसरे फिलोसफर्स की तरफ शिफ्ट करने का, और यही वो टाइम है जब एक इंटरेस्टिंग फिलोसफर हमारे सामने आता है जिसका नाम है इमैनुअल कांट। नाम सुना है आप लोगों ने? जर्मन फिलोसोफर है। तो जर्मनी के बारे में बात करता है और कहता है कि जहां आज हम यूनिवर्सिटी में बैठ के बात कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का चित्र कैसा होना चाहिए, हाउ यूनिवर्सिटी शुड लुक लाइक एंड हु आर द पीपल कमिंग टू द यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय कैसे होनी चाहिए, विश्वविद्यालय की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और विश्वविद्यालय में जो काम करते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो अगर उसका चित्र देखना चाहें तो वो 1782 में एक किताब लिखते हैं। उस किताब का नाम है, यहाँ राजेश जी बियर विद मी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैकल्टीज। किताब का नाम है द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैकल्टीज। फैकल्टीज का मतलब संकाय, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, इंजीनियरिंग फैकल्टी, इस विश्वविद्यालय में भी होगी, है ना। तो ये फैकल्टीज कैसी बननी चाहिए? रिमेंबर 1782 के आसपास द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैकल्टीज। और उसमें जो 3 लेख हैं, इन 3 लेख में जो मुख्य बात हमारे सीखने लायक है वो ये है। वो कहता है कि जो थियोलॉजी है, मतलब रिलीजन, जिसको हम कह सकते हैं कि चर्च के आसपास का जो विज्ञान है, ज्ञान है, और मेडिकल साइंस और लॉ सबसे ऊंचे पायदान पे होना चाहिए। और राज्य को इनको ग्रांट जरूर देना चाहिए। बिना राज्य के अनुदान से, बिना ग्रांट से ये सब्जेक्ट्स चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे इंसान होने के लिए थियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके हिसाब से, और मेडिकल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यही वो टाइम है जो दुनिया में शिफ्ट हो रहा था, है ना। कौन सा शिफ्ट हो रहा था? मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ लोग जा रहे थे। यही वो टाइम है जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन अपना एक्सप्रेशन पा रही थी। अगर उस समय को हम याद करें, उस समय कालखंड को याद करें, तो निश्चित रूप से इमैनुअल कांट अपने समय से आगे थे, लेकिन अपने समय में बंधे हुए थे। तभी तो वो थियोलॉजी को ग्रांट देना चाहिए, मेडिकल को ग्रांट देना, मेडिकल लॉ समझ में आता है, लेकिन कहते हैं जो दूसरे लेवल के सब्जेक्ट्स हैं उसमें रखते हैं फिलॉसफी को, उसके बाद नेचुरल साइंस को, उसके बाद लिटरेचर को रखते हैं। क्यों रखते हैं उसका कारण देते हैं कि यदि फिलॉसफी को, लिटरेचर को और नेचुरल साइंस को ग्रांट्स के हवाले कर देंगे ना, तो कोई विज्ञान नहीं कर पाएगा। वो किस तरह का विज्ञान करेगा? जो राजा को खुश रखे। इसका मतलब वो ऐसे ज्ञान की रचना नहीं कर पाएगा जो गणेश जी के दूध पीने को क्वेश्चन करे।
जो ऐसे क्रिटिकल रेशनैलिटी का निर्माण करे जो समाज में होने वाले अन्याय को दिखा पाए कि ये सारे मेटाफिजिकल बिलीफ सिस्टम है। इसमें विज्ञान को निश्चित रूप से कैसा होना चाहिए, एक तरह का इमेंसिपेटरी होना चाहिए, एक तरह का मुक्तिगामी होना चाहिए। राजा कभी भी ऐसे विज्ञान को प्रश्रय नहीं देगा। और फिलॉसफी का काम क्या होना चाहिए? फिलॉसफी शुड बी एबल टू शो द मिरर टू द किंग एंड द सोसाइटी। अगर वो राजा की ग्रांट पे फ्लरिश करेगी तो निश्चित रूप से वो वैसी फिलॉसफी नहीं होगी। तो फिलॉसफी का स्वभाव क्या होना चाहिए? फिलॉसफी का स्वभाव केवल हवा में तलवारबाजी करने का नहीं होना चाहिए। फिलॉसफी का स्वभाव होना चाहिए जो सत्ता है उसको भी आईना दिखा सके, जो समाज है उसको भी आईना दिखा सके, और एक कॉस्मोपॉलिटन इंसान का निर्माण कर सके। कॉस्मोपॉलिटन को मैं हिंदी में कहूंगा सर्वजनीन, एक दुनिया के इंसान का निर्माण कर सके जो राज्य की बाउंड्रीज और नेशन की बाउंड्रीज में ना फंसा हो। तो क्या यह संभव हो पाया? आप देखते हैं कि कांट जो बात कर रहे थे वही वो समय था जो ब्लडी वॉर्स का समय था। फ्रांस में जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच सिखाई जा रही थी, वहां के डायलेक्ट्स को खत्म किया जा रहा था, और अंग्रेजी एक बड़ी जबान के रूप में उभर के आ रही थी। उसके पहले के सारे फिलोसोफर किसमें लिखते थे? लैटिन और ग्रीक में। और लैटिन ग्रीक हर 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 यूरोपियन की जबान नहीं थी, वो बहुत ही माकूल जबानें थी, जैसे संस्कृत है ना। हम लोगों में से कुछ लोग संस्कृत जानते होंगे, पर सबकी जबान संस्कृत नहीं है। तो अगर यूरोप में लैटिन ग्रीक सबकी जबानें नहीं थी, लोगों की देशज भाषाएं थी, तो कैसे दूसरी तरह की भाषाओं को खड़ा किया गया? तो जो लिटरेचर हमारे सामने आता है शेक्सपियर के थ्रू, राजेश जी एंड मैनी अदर्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट, दे शुड करेक्ट मी, वो सारा विक्टोरियन लिटरेचर आता है। अब विक्टोरियन लिटरेचर में किस तरह की बातें कही जाती है, किस तरह की मोरालिटी होती है, किस तरह का लॉ होता है, किस तरह का समाज होता है। समाज जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो झुक के लड़कियों को बात करते हुए देखिए ना, उस समय विक्टोरियन फिल्म्स में वुमेन का कैरिकेचर कैसे होता है, बड़ी नफासत होती है। वो लखनऊ वाली नफासत नहीं है, वो बिल्कुल अलग तरह की नफासत है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज में पूरा एक कई एंगल्स दिखाए जाते हैं। तो कहने का मतलब वुमेन का होना क्या होता है, मर्द का होना क्या होता है, वर्किंग क्लास का होना क्या होता है, ये सारी चीजों के चित्र हमें शिक्षा में भी देखने को मिलते हैं, उस समय की फिलॉसफी में भी देखने को मिलते हैं, उस तरह के लिटरेचर में भी देखने को मिलते हैं। और जैसे ही हम 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की तरफ आते हैं, फिलॉसफी का भी चित्र बदलता है। अब आप पहले क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे आई थिंक, और आपने क्या किया? फिलॉसफी के बहाने उस थिंकिंग को कितना प्रिविलेज किया कि वो थिंकिंग कुछ लोगों की थी जो कुछ लोगों पे इम्पोज थी, जो बहुत बाद में 20वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी के लेट में कार्ल मार्क्स ने कहा था, दिस इज अ पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कि जो हमारी फिलॉसफी बनी है वो एक ऐसे ही समाज को लगातार बनाए रखने की फिलॉसफी बनी है। तो ये फिलॉसफी किस तरह की फिलॉसफी है? ये एक तरह की यथास्थितिवाद को, यथास्थितिवाद समझते हैं आप लोग? स्टेटस को, एक स्टेटस को लगातार मेंटेन करने वाली फिलॉसफी। अब इस फिलॉसफी की तरफ हम जाएं कि ना जाएं, और किस तरह का विज्ञान है? वो ऐसा विज्ञान है जो समाज को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा है। देखिए, विज्ञान अपने आप में इमेंसिपेटरी है, विज्ञान अपने आप में ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला होता है, लेकिन विज्ञान किसी तरह की दर्जाबंदियों को, हायरार्की को खड़ा करने वाला नहीं होता है। इन दर्जाबंदी और हायरार्कीज को खड़े करने वाले कौन से लोग होते हैं? इंसान, उस समय के हुक्मरान। और उस समय के हुक्मरान जो मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ गए, पर डेमोक्रेसी में भी उन्होंने डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर किया। अब मैं सोशल फिलॉसफी की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, 19वीं सेंचुरी में आना चाहता हूं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि उस समय जो ज्ञान घटित हो रहा था, जिस तरह का रिसर्च हो रहा था, उसकी तरफ अगर हम नजर डालें तो ये पूरा दौर है 19वीं सेंचुरी का, जहां पे कहा जा रहा है कि सोशियोलॉजी 1870, 1890, 1860, 1880 ये टाइम है जहां पे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी बतौर सब्जेक्ट विकसित हो रहे हैं। देख रहे हैं ना? इसके पहले ये सब्जेक्ट्स अलग सब्जेक्ट्स नहीं थे। इमैनुअल कांट एंथ्रोपोलॉजी भी करते थे,
एस्ट्रोलॉजी भी करते थे, एस्ट्रोफिजिक्स भी करते थे, नॉट एस्ट्रोलॉजी, और फिलॉसफी भी करते थे. You will find there was complete interdisciplinary approach. But this disciplinary boundary और सोशल साइंसेस का निर्माण कब होता है? सोशल साइंसेस का निर्माण आपको होता है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में. और आप पाते हैं कौन से लोग हैं जो इन सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की ड्यू रख रहे होते हैं. अब मैं 3-4 सोशियोलॉजिस्ट का नाम ले लेता हूं. आपने अगस्त कॉम्टे का नाम सुना होगा. कहा जाता है इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एज इफ देयर इज नो मदर ऑफ सोशियोलॉजी. सोचिए, फिलॉसफी शब्द दी माँ है, केहोई जी माँ है जिन्हें कुड़िया ने नहीं जम्मी. 20th सेंचुरी दे लास्ट 6 कुड़िया आई जिन्हें सिमोन डिवोर, सिमोन बोल ऐसे करके आती हैं. तो मतलब ये मदर फादर वाला तो डिस्कोर्स आप डिस्क्रेडिट कर दीजिए, है ना. ये बहुत ही बकवास डिस्कोर्स है. लेकिन एक चीज जो सोचने वाली है, समझने वाली है, वो बहुत खूबसूरत है कि जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं ये कहां से अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं. सोचिए, ये सारे सोशियोलॉजिस्ट अपने इंस्पिरेशन लेते हैं विज्ञान से. कहते हैं जिस तरह हम विज्ञान में दिखा सकते हैं कि विज्ञान भेदभाव नहीं करता है, विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी होती है, अब विज्ञान में रेशनैलिटी होती है, विज्ञान में वैल्यू न्यूट्रलिटी होती है, ये सब हम समाज को समझने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और आप देखेंगे कि सारे लोग विज्ञान और फिलॉसफी के मॉडल से प्रभावित हैं और वो समाज को वैज्ञानिक मॉडल पे समझना चाहते हैं. और इस पूरे मूवमेंट को, अगर चूंकि एक रिसर्च मेथड की क्लास है, हम कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म. एक तरह का जो लॉजिकली पॉजिटिविस्ट एटीट्यूड है वो हमारे जहन में आता है कि जो भी है उसको हम समझा सकते हैं विज्ञान के माध्यम. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो विज्ञान ना समझा पाए. हो सकता है आज विज्ञान ना समझा पाए, पर विज्ञान के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि विज्ञान आगे समझा पाए ये पहेलियों को. तो एक तरह से विज्ञान बिकम्स अ प्रॉमिस, विज्ञान बिकम्स अ वेपन, विज्ञान बिकम्स अ टूल. प्रॉमिस, टूल एंड वेपन, तीनों को अगर हम देखें तो हमारे सब्जेक्ट्स जो सोशल साइंस के खड़े होते हैं वो सारे एक तरह के एटीट्यूड में टिके हुए हैं. जो साइंटिफिक है, जो इन्वेस्टिगेशन पे टिका हुआ है, जो रिसर्च को जन्म देता है, पर उसके अंदर सबसे बड़ी जो कठिन चीज है वो है एक तरह का व्यवहारवाद, जिसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं. बिहेवियरिज्म क्या है? एक तरह की एम्पिरिसिस्ट इंसान को गढ़ने की कोशिश करता है, एक तरह के रेशनलिस्ट इंसान को गढ़ने की कोशिश करता है, एक तरह के ऐसे इंसान को गढ़ने की कोशिश करता है जो विज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है. अब लिटरेचर के विद्यार्थी मुझे बताएंगे और साथी बताएंगे उस समय 19th सेंचुरी में किस तरह का लिटरेचर गढ़ा जा रहा था. कम से कम भारतीय लिटरेचर के बारे में मैं कह सकता हूं विज्ञान इतना हावी नहीं था. नाम लीजिए किसी महान नॉवेलिस्ट का जो 19th सेंचुरी का है. हिंदुस्तान का नहीं है, प्रेमचंद 20th सेंचुरी, मतलब वो 1901 के बाद. तो देखिए कितना मुश्किल हो रहा है कि 19th सेंचुरी के जब हम हिंदी के, उर्दू के बहुत से लोगों, आप पंजाबी के बता देंगे निश्चित रूप से, आई एम श्योर अबाउट इट, बट ये बहुत मुश्किल है. हमारे जहन में क्यों नहीं आते? कहीं ना कहीं एक तिलस्म है. पर निश्चित रूप से हिंदुस्तान में बहुत सा रचा जा रहा था वर्नाकुलर भाषाओं में. वर्नाकुलर का मतलब हिंदी, पंजाबी, ब्रज, बहुत सी भाषाओं में लिखा जा रहा था. पर जो लिखा जा रहा था वो बहुत छोटे छोटे छापो खानों में छपता था. सारा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, रटलेस के द्वारा नहीं छपता था. ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, रटलेस के द्वारा छपता है तो उसका सर्कुलेशन बढ़ता है, isn't that? तो वो हमारे कन्फाइंस में रह रहा है, जिसको आप हिंदी पब्लिक स्फीयर कह सकते हैं, जिसको आप पंजाबी पब्लिक स्फीयर कह सकते हैं, इत्यादि दायरों में बांट सकते हैं. कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि लिटरेचर भी एक तरह से विज्ञान की उन बड़ी क्रूड अवधारणाओं में बंधा हुआ है और लिटरेचर को भी छटपटाहट है. तभी लियोस्टॉय का रिसरेक्शन या बहुत से अन्ना करेन्ना या बहुत से बाद के नॉवेल्स को आप देखते हैं कि उससे निकलने की छटपटाहट है. और उस छटपटाहट को आप देखते हैं कि फिलॉसफी भी महसूस करती है. फिलॉसफी किस तरह से महसूस करती है कि लंबे समय तक सब कुछ रीजन तय करेगा और हमने तय कर लिया कि वो रीजन कोई नहीं है, बेल है. और वो रीजन किसकी सेवा में लगा हुआ है? कैपिटलिज्म की सेवा में लगा हुआ है, प्रोडक्शन की सेवा में लगा रहा
हुआ है, तो किस तरह का समाज बन रहा है? वो एक्सक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण कर रहा है, वो समावेशी नहीं है। समावेशी का मतलब इंक्लूसिवली नहीं है, सब लोगों के अपने अंदर शामिल नहीं किया हुआ है। वो एक तरह के बुर्जुआ पब्लिक स्फीयर को जन्म दे रहा है। तो इसकी जो फिलॉसफी है वो निश्चित रूप से किस तरह की फिलॉसफी है? एक खास तरह के इंसान को बनाने की, एक खास तरह के समाज को बनाने की, एक खास तरह की लिटरेचर को बनाने की। अब इन सारी चीजों के साथ जो है सवाल खड़े होते हैं। अब इन सवालों को मैं मुश्किल से 2 मिनट में रखूंगा, फिर बाद में खोलेंगे जब इसको सवाल जवाब होगा। इसको कहते हैं हम फेनोमेनोलॉजिकल एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट मूवमेंट। फेनोमेनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो सीधे हमारे अनुभव में आए। कुछ तो अनुभव आपका है, कुछ इनका है, कुछ किसी और का है, पर जो मैं अनुभव कर सकता हूं, वट एवर कम्स टू माई ओन कॉन्सियसनेस। जैसे 2 तरह की दृष्टियां होती है ना, एक जीवन दृष्टि होती है, एक विश्व दृष्टि होती है। तो अभी तक तो आप विश्व दृष्टि कर रहे थे, लेकिन इस समाज में दलित होना क्या होता है, इस समाज में एक गे होना क्या होता है, एक लेस्बियन होना क्या होता है, एक वर्किंग क्लास का इंसान होना क्या होता है, और जो होना होता है उसके द्वारा जब ज्ञान को गढ़ा जाएगा, जो अनुभव कर रहा है, और ज्ञान उसके द्वारा गढ़ा जाएगा जो केवल कॉग्निटिव लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, रेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। दोनों के ज्ञान में क्या अंतर होगा? अगर मैं इस सवाल को ऐसे कहूं, किसके पास अधिकार है कि वो थ्योराइज करे? इंपीरिकल सुद्रास के पास है कि वो थ्योरेटिकल पंडित्स जो लगातार बने हुए हैं, पंडित पुरोहितवाद की तरह? तो हु हैज राइट टू थ्योराइज? तो आप पाते हैं कि लगभग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 1950 के बाद इस तरह के सवाल आने लग जाते हैं। और उस समय जो लिटरेचर गढ़ा जा रहा है, उस लिटरेचर को भी ध्यान से देखिए आप। महाश्वेता देवी लिखती हैं द्रौपदी। महाश्वेता देवी की द्रौपदी और महाभारत की द्रौपदी, अंतर है ना? और बीच में भी कई तरह की द्रौपदी आई हैं। तो लुक एट द नोशन ऑफ द्रौपदी, द ट्राइबल द्रौपदी, द नौ बाजार, नौ लूटवाद जिसको मैं कहता हूं, नौ उदारवाद की तरह कहना चाहिए, नौ लूटवाद का जो संसार है, उसकी द्रौपदी किस तरह से मिलिटेंट होती है। तो कहने का मतलब लिटरेचर भी हमसे बाहर नहीं होता है। तो जो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट और फेनोमेनोलॉजिकल मूवमेंट है, वो फिलॉसफी करने की सारी अवधारणाओं को जो शुरू में थी आई थिंक देयरफॉर आई एम को चेंज करती है, क्वेश्चन करती है। वो क्या कहती है? ये सारे लोग क्या कहते हैं, जिसको सूत्र में बता के आगे बढ़ूंगा। आई एम, आई एग्जिस्ट, देयरफॉर आई कैन ऑल्सो थिंक। दे डू नॉट से कि आई ऑलवेज थिंक। आई एग्जिस्ट, देयरफॉर आई कैन ऑल्सो थिंक। नॉट नेसेसरीली कि मैं हमेशा सोचता हूं, पर मैं सोच सकता हूं। उसके बाद जो तीसरा मूवमेंट आता है वो कहते हैं आई एग्जिस्ट, देयरफॉर आई एम, देयरफॉर आई थिंक। मैं दुनिया में हूं। जॉन पॉल सार्त्र कहते हैं मैं दुनिया में हूं पहले, और हूं तो एक तरीके से नहीं हूं। आप अलग तरीके से हैं, मैं अलग तरीके से हूं। आप में और मुझ में अंतर है, और उस अंतर को मैं ना रैशनैलिटी से समझ सकता हूं, ना ऑब्जेक्टिविटी से समझ सकता हूं। उसको समझने का एक ही लेंस है मेरे पास। वो क्या है? एम्पैथी, कंपैशन। दूसरे के शूज में पैर रखने के बाद ही उसका दर्द मैं समझ सकता हूं। तो कहने का मतलब मैं जो हूं, आप जो हैं, वो अलग अलग हैं। उनको यूनिवर्सल तरीके से समझा जा सकता है, उसको नहीं भी समझा जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझ में है। तो कहने का मतलब जो शुरू में डेकार्ट कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, बीच में कहते हैं जितने एग्जिस्टेंशियलिस्ट और ये हैं आई एग्जिस्ट, देयरफॉर आई कैन थिंक। अब वो बिल्कुल कैटेगोरिकल कहते हैं आई एग्जिस्ट, देयरफॉर आई एम। बट मेरा होना एक ही तरीके का नहीं है। मेरा होना दलित की तरह भी हो सकता है, औरत की तरह भी हो सकता है, डिफरेंटली एबल की तरह भी हो सकता है। और मेरे होने से ही ये सोचने वाले जो खांचे हैं उनको चैलेंज करना पड़ेगा। और उस चैलेंज करने का जो प्रतिरोध बनेगा वो रिसर्च में भी दिखेगा, विज्ञान की रिसर्च में भी दिखेगा, वो सोशियोलॉजी में भी दिखेगा, और वो लिटरेचर में भी दिखेगा। तो जो महाश्वेता देवी की द्रौपदी है, और जो महाभारत की द्रौपदी है, और जो बीच में बहुत से
बड़े बड़े रेस्टलेस थिंकर्स के द्वारा द्रौपदी का डिलेमा दिखाया गया है, जैसे फिलोसफर बीके मोतीलाल, उनकी द्रौपदी में अंतर होगा। Why only द्रौपदी? You can think about from एकलव्य's perspective. एकलव्य के पर्सपेक्टिव से जब महाभारत का पाठ करेंगे तो महाभारत आपको वैसा नहीं दिखेगा, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। You'll be able to dissect that कुरुक्षेत्र एंड धर्म क्षेत्र, isn't that? वैसे ही नहीं रहेगा, उतना फ्लैट नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब किसके पर्सपेक्टिव से करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है मेरा समय हो रहा है। अब पहला सवाल हमारे सामने हो रहा है कि ये जो फिलॉसफी के खांचे हैं जहां से मैंने बात शुरू की थी, ये कहां से आते हैं? निश्चित रूप से ये ग्रंथों के हवाले से आते हैं, हमारे पठन पाठन के हवाले से आते हैं। कुछ लोगों का मानना है, ये फुटनोट है, कि ये तो हवाले ही गलत हैं। आप ग्रीक को बाद शुरू में रख देते हो, यूरोप के बीच के फिलोसफर्स को बीच में रख देते हो, और उनको बाद में। ये जो हिस्ट्री आपने बनाई है ये पूरी तरह से यूरोप सेंट्रिक है। इसमें एशिया कहाँ है, उसमें साउथ अफ्रीका कहाँ है, उसमें अफ्रीका कहाँ है? क्या ये सभ्यताएं सोचती नहीं रही होंगी, या इन सभ्यताओं में फिलॉसफी या सोच का अभाव रहा होगा, या यूरोप ने ही सारा कुछ कर लिया? तो मेरे कहने का मतलब, किस तरह की फिलॉसफी, किस तरह का रिसर्च और क्या हम करते हैं, उसके भी नजरिए के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये कोई एक तरह का होमोजीनियस तरीका नहीं हो सकता है कि एक होमोजीनियस में हेट्रोजीनियस तो रह सकता है, लेकिन उसका एक ही दृष्टि नहीं हो सकती है। तो एशियन तरीके से, जब हम एशियन तरीके से बात करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम एक तरह का नेटिविस्ट दृष्टिकोण नहीं करना चाहते। नेटिविस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, पंजाबी में? नेटिविस्ट का मतलब जो पुरातन पंथी मैं सेंस में देख रहा हूं, जो पुरातन पंथी जो कहते हैं जी ये गणेश जी का जो हिसाब किताब था ना, वो सर्जरी हमारे पास बहुत पहले है। कौन कहता है इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब जो भी पश्चिम में हो रहा है उसको हम फटाक से ढूंढ लेते हैं। अगर उनके पास विटगेनस्टाइन है तो हमारे पास क्या है, भर्तृहरि है। जो उनके पास है वो हमारे पास है। ये एक दृष्टि का मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, क्या एशिया के लोग हमेशा गायब रहेंगे? क्या अफ्रीकन लोग और अफ्रीकन फिलॉसफी जो है हमेशा गायब रहेंगी, या साउथ एशियन डिस्कोर्स हमेशा गायब रहेगा? तो कौन किस तरह की फिलॉसफी कर रहा है, कौन किस तरह का विज्ञान गढ़ रहा है? आप विज्ञान में कह सकते हैं कि विज्ञान की इस तरह की बात करोगे तो ये संभव नहीं है। विज्ञान तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक आवागार्ड में चलता है। आवागार्ड का मतलब ये होता है जो विज्ञान में गढ़ा गया उसको लोग क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन करेंगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान का सिद्धांत निश्चित रूप से एक सिद्धांत है फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन के सिद्धांत में चलता है, तभी तो हम न्यूटोनियन फिजिक्स से आइंस्टीन की फिजिक्स तक की तरफ गए हैं, रिलेटिविटी थ्योरी की तरफ गए हैं। अब अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आवागमन है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से सीखने का जो रिश्ता है, मेरा मानना है अगर फिलॉसफी बहुत ड्राई हो जाती है, जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं फिलॉसफी मास्टर की सर्विस में है, वो वैसा ही समाज वैसा ही फिलॉसफी बनाना चाहती है जो बहुत ही ज्यादा यथास्थितिवाद को जन्म देता हो। उसके ऑपोजिट मार्क्स जो अल्टरनेटिव देते हैं वैसी फिलॉसफी को करने में देते हैं जिसमें मार्क्सिज्म जो है एक अल्टरनेटिव दृष्टि है, पर मार्क्सिज्म जो है पूरी दृष्टि नहीं है। कुछ लोग उसको पूरी दृष्टि के बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और वो हमारे सामने चाइना और रशिया आ जाते हैं, isn't that? तो मार्क्सिज्म भी एक तरह का मेथड है, और उस मेथड के भी अपनी आलोचनाओं का पूरा संसार है, और उन आलोचनाओं के पूरे संसार में हमें मार्क्सिज्म एज एन अल्टरनेटिव मेथड देखना चाहिए। अब जो कार्ल मार्क्स के टाइम में मार्क्सिज्म था, जो मार्क्सिस्ट लोगों ने मार्क्सिज्म को पैदा किया, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल का मार्क्सिज्म है, वो एक नहीं है। कहने का मतलब उत्तर आधुनिकतावाद जैसे है वैसे एक तरह का पोस्ट मार्क्सिज्म भी है। पोस्ट मार्क्सिज्म को उत्तर आधुनिक का भाई बंद होने की वजह से हम खारिज कर दें, ये भी जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ज्ञान विज्ञान, ज्ञान को मैं फिलॉसफी मान रहा हूं, ज्ञान विज्ञान और समाज और मानविकी के बीच में किस तरह का रिश्ता है। मेरा मानना है जिस प्रकार इमैनुअल कांट ने कहा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैकल्टीज में, यहां दर्जा बंदियां हैं।
और वो दर्जाबंदी लगातार हमें दिखाई पड़ रही, खत्म नहीं हुई। बीच में मैं नित्से को बाद में लेके आऊंगा, नित्से भी कुछ बात करते हैं। और आज भी वो दर्जाबंदी बदस्तूर जारी है। कैसे? शुरू कर लीजिए अपना ही बचपन, 20 साल पहले खंगाल के देखिए, 15 साल पहले, 5 साल पहले। जो बहुत अच्छे होंगे वो क्या करेंगे? आईआईटीज में जाएंगे। ऐसा होता है ना। वो साइंस पढ़ेंगे। कुछ घरों को छोड़ दीजिए जहां थोड़ा इतनी फ्रीडम हो गई है, डॉक्टर बनेंगे और एक तरह की आईआईटी मेंटालिटी का निर्माण करेंगे, एक तरह का पैकेज लेने की होड़ में रहेंगे। और जो थोड़े से डिफरेंट होंगे उनको आर्ट्स में एमए करवा देंगे, ग्रेजुएशन करवा देंगे। तो हायरार्की मैनुअल कांट के टाइम में नहीं थी, वो हायरार्की शिक्षा में बदस्तूर जारी है। और वो किधर जा रही है? एक नव लूटवाद की तरफ। नव उदारवाद मैं नहीं कहना चाहता हूं, नियो लिबरलिज्म को, नव लूटवाद। एक नई तरीके से कैसे लूट किया जा सके इन एजुकेशन के संस्थानों में। और वो किसकी सर्विस में है? थ्योरेटिकल पंडित्स की। और ये डायकॉटमी भी लगातार गोपाल गुरु जो 20 साल पहले दिखाते हैं, थ्योरेटिकल पंडित्स एंड एम्पिरिकल शूद्रास। लास्ट, वाकई लास्ट। अब सवाल ये है कि ये जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हैं, ये सारी डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हमने देखा कि 19वीं शताब्दी के अंत में आती है ना, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। और अब हमारे पास 2020 में एक डॉक्यूमेंट आता है, बहुत ही अजीब सा डॉक्यूमेंट, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। उसमें कहा जाता है कि हमें भारत की तरफ लौटना होगा, नालंदा की तरफ लौटना होगा, वल्लभी की तरफ लौटना होगा, अपनी विरासत की तरफ लौटना होगा और नए ज्ञान को गढ़ना होगा, अपनी भाषाओं में ज्ञान को गढ़ना होगा। नहीं हो रहा है कुछ, अपनी भाषाओं में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। पंजाबी में सोशल साइंसेस की कितनी किताबें आप मुझे दिखा सकते हैं? दिखाने का मतलब गढ़ी जा रही हैं। पंजाबी में ज्ञान गढ़ने की जो पूरी परंपरा रही है, उस परंपरा में भी एक तरह की विचलन आ गया, डेविएशन आ गया। इसी तरह से हिंदुस्तानी में कितना ज्ञान गढ़ा गया, ना के बराबर। मतलब आप 10 किताबें भी नहीं ढूंढ के फिलॉसफी में बता सकते हैं कि ये किताबें हैं और वाकई स्टैंडर्ड की किताबें, मौलिक रचनाएं हैं, केवल अनुवाद नहीं है। तो मेरा मानना है ये नई शिक्षा नीति में भाषा के लिए इंपॉर्टेंस तो आ गया, लेकिन भाषा कैसे ज्ञान को गढ़े और भाषा के केंद्र में कैसे ज्ञान आए और ज्ञान और भाषा के बीच में किस तरह का रिश्ता हो। तो जो मैंने बीच में कहा था, हु हैज राइट टू थ्योराइज, जो ऊपर के लोग हैं जिनको इमैनुअल कहता है लॉ और मेडिसिन और थियोलॉजी, जो ठेकेदार हैं, ये लोग तो थ्योराइज करेंगे। लेकिन जो हमारे जैसे सब्जेक्ट है, जिनकी हालत के बारे में एक तरह का पिट स्यापा होगा कि फिलॉसफी मर रही है, सोशियोलॉजी मर रही है, पिट स्यापा करने की जरूरत नहीं है। पर चिंता का विषय तो होना चाहिए कि कैसे जो हमारा एकेडमिक डिस्कोर्स है और हमारा रिसर्च भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इज़न्ट दैट, उसी पिट स्यापा में। क्यों? क्योंकि हम रो रो के कैथारसिस कर लेते हैं, लेकिन उसको कैसे गढ़ा जाए, कैसे खड़ा किया जाए अपने पैर पे, उसका भाव है। तो मेरा मानना है ज्ञान, विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। और ये दर्जाबंदी है ना, हायरार्की है, ये मैन मेड है। ये हायरार्की आपको ग्रीक की फिलॉसफी में नहीं दिखेगी। ये हायरार्की उतनी जबरदस्त आपको वेदांतिक बुद्धिज्म के डायलॉग में दिखेगी। आपको क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी में चारवाक जैसा सिस्टम भी फ्लरिश कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां डोमिनेशन नहीं था, ब्राह्मणिज्म नहीं था, पर उतनी जबरदस्त नहीं है। लेकिन ये जबरदस्त हायरार्की आज हमारे सामने हाजिर हुई है। अब इसको खोलने की जरूरत है। खोलने के लिए निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा, जो इमैनुअल कांट कहते थे, कि हम एक कॉस्मोपॉलिटन इंसान की तरह सोचें, एक पूरी कायनात का नागरिक होकर सोचें। और इस कायनात के नागरिक के पास जो कुवत होनी चाहिए, वो एक क्रिटिकल इंसान की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? क्रिटिकल इंसान की, जो क्वेश्चन कर सके, जो सवाल खड़ा कर सके, ना कि एक कन्फर्मिस्ट की होनी चाहिए। और हमारा सिस्टम, हमारी फिलॉसफीज एक कन्फर्मिस्ट समझते हैं, जो कह दे कि हाँ, जो कह रहे हैं गुरुजी बहुत सही कह रहे हैं, जो टीचर किताब में लिखा गया बहुत सही कहा गया है, तो वो किसी भी तरह के ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकता है। वो लगातार बने बनाए ज्ञान को रिप्रोड्यूस करता रहेगा। मुझे लगता है यदि हम सारे विद्यार्थी मिलके एक ऐसे रिसर्च को जन्म दें जहाँ पे सवाल हो, जहाँ पे लगातार क्वेश्चन हो
और लगातार सवाल क्वेश्चन। एक मेरे साथी कह रहे थे जो 4th ईयर के हैं उनके पास ज़्यादा ज्ञान है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतने साल फिलॉसफी पढ़ा लिया मेरे पास ज्ञान भी हो। इसीलिए मुझे इतने हवालों के थ्रू अपनी बात कहनी पड़ रही है। ज्ञान होता तो मैं ज्ञानी की तरह बोलता, पर ज्ञानी है कौन, ये सवाल तो बहुत फंडामेंटल है ना। बुद्ध थे ज्ञानी, शंकर थे ज्ञानी, कबीर थे ज्ञानी, गुरु नानक हैं ज्ञानी या थे ज्ञानी। हु इज ज्ञानी और किसके ज्ञानी है वो, ये भी सोचो। यू आर फिलोसोफर बट हुज फिलोसोफर यू आर। तो एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है कि आर हेड बिलोंग्स टू हुम। हम कभी ना कभी किसी न किसी के फिलोसोफर हैं। मतलब ये जो सिलेवरी है वो कंटिन्यूअस है, इट हैज नॉट गॉन आउट, इट इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड रिप्रोड्यूस्ड। पर जरूरत क्या है कि इसको हम चेंज कैसे करें। चेंज करने के लिए हमें एक क्रिटिकल इंसान को गढ़ने की तरफ जाना होगा। वो कोई और नहीं गढ़ेगा, हम खुद गढ़ेंगे अपने आप को, खुद के आईने में देखेंगे हम अपने आप को। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन। अपने रिफ्लेक्शन में खुद को पार्टिसिपेट करेंगे। कोई मुझे आईना दिखाए, मैं खुद को आईना दिखाऊं, और खुद का आईना जब दिखाऊंगा तो मैं दूसरे के साथ एक एम्पैथी वाले रिश्ते में आऊंगा, जिसको मैंने कहा था इंटरसब्जेक्टिविटी। दूसरे के पर्सपेक्टिव से किसी भी शोध, किसी भी रिसर्च, किसी भी अनुभव को देखना जो दूसरा पड़ाव था। तो दोस्तों, रिसर्च मुझे लगता है किसी एक मेथड में नहीं बंधा होता है, वो बहुत से मेथड्स के साथ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।